नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर शब्दावली का सही संक्षिप्त नाम है यानी कि सही नाम है। तो पहला है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी, तो एचटीटीपी को हम हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। या फिर दूसरा है वर्ल्ड वाइडर वेब डब्ल्यू, तीसरा है रीड ओनली मेमोरी रोम और चौथा है रैम रैंडम मेमोरी। तो कौन सा इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना कि कौन सा इसमें सही एब्रिविएशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले कौन से सही एब्रिविएशन है आपको वो बताना है। तो देखिए सबसे पहला हम बात कर ले एचटीटीपी की, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि अलाउ करता है वेब ब्राउजर और सर्वर को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। जो आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वेब ब्राउजर पे चीजों को जो है क्लिक करके जो है दूसरे पेज पे जाते हैं, तीसरे पेज पे जाते हैं, तो उस चीजों को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एचटीटीपी का वहां पर इस्तेमाल होता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज यूज्ड टू लोड वेब पेजेस। तो जो वेब पेजेस होते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं, उसको लोड करने के लिए एचटीटीपी का भी वहां पर रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा वर्ड है ट्रिपल डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वाइडर वेब नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब विच इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस दैट आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। तो ये जो आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं क्लिक करके, तो ये क्या है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं। आप गूगल पे गए, गूगल पे सर्च किया, उस पर क्लिक किया किसी लिंक पे, उस लिंक से कोई पेज ओपन होगा, उस पे क्लिक, उसमें कोई लिंक होगा, उसको क्लिक करोगे तो कोई दूसरा पेज होगा, उस पे से कोई तीसरा पेज होगा। तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं जो कि आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्लियर। इसको हम जो है वेब या फिर W3 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रोम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो दो टाइप के आपको पता है मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये जो है एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। और जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो भी रीड ओनली मेमोरी में ही होता है, यानी कि ये परमानेंट मेमोरी हो गया। क्लियर। जो आपका हार्ड डिस्क लगा होता है वो एक तरीके का रोम हो गया। वहीं पर रैम क्या हो गया, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को चला रहे होते हो तो उस वक्त जो आप कुछ जो है कुछ डेटा होता है, कुछ प्रोसेसर्स को डेटा रिक्वायरमेंट होती है और टेम्पोररी बेसिस पे उसको स्टोर करके रखता है, तो उसको हम रैम कहते हैं। तो कहते नहीं है कि जब आप रैम जो है ज्यादा होगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हो तो उस पर जो है टेम्पोररी मेमोरी में कुछ डेटा वहां पर सेव होना होता है जिसको आपको तुरंत के तुरंत चाहिए होता है। अगर रैम कम होगा तो स्पीड कम होती है कंप्यूटर की। तो इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि टेम्पोररी मेमोरी होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है एक्चुअली में। ये कुछ समय तक, जब तक आप कंप्यूटर को ऑन करके यूज कर रहे होंगे तब तक जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ चीज कॉपी करें, कॉपी करके कहीं जाकर पेस्ट करें, तो ये जो कॉपी से पेस्ट करने तक का जो डेटा सेव हुआ है वो कहाँ सेव होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही होता है। क्लियर। आपने कट किया, कट करने के बाद वो डेटा कहाँ सेव होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे जाके पेस्ट करते हो, वहां पे जाके वो पेस्ट हो जाता है। तो वो उतनी देर तक डेटा कहाँ था, रैंडम एक्सेस मेमोरी में था। तो ये जो है जो चार ऑप्शन थे, इन चारों के जो है ये फुल फॉर्म होते हैं। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब, रोम का रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा सही टेक्नोलॉजी है, तो एचटीटीपी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइडर वेब गलत है, रैम रैंडम मेमोरी गलत है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखें, रीड ओनली मेमोरी, यही एक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ डैश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो जो जेम पोर्टल है वो किस टाइप का जो है आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। देखिए B2B बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या होता है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रोडक्ट सेल कर रही होती है तो उसको B2B कहते हैं। G2G जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है प्रोडक्ट सेल कर रही हो तो उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। B2C जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को प्रोडक्ट अपना सेल करती है तो B2C होता है। और G2C जब गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करे तो उसको गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जेम पोर्टल, तो जेम पोर्टल के ऊपर डिटेल लेक्चर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जेम पोर्टल क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट जो है गुड्स और सर्विस को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट को जो है भाई डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए। तो उस जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो भी सर्विस गुड्स चाहिए उसको प्रोक्योर करने के लिए
उसको परचेज करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो अपने आप को यहाँ पर जेम पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जब भी उनको कोई गुड्स या सर्विस चाहिए तो यहाँ पर जो है टेंडर देते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड जेम इन 2016 टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिवनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही ज्यादातर धांधली हो जाती थी कि किसी को और को टेंडर मिल गया, कहीं और से मिल गया। तो उन सबको हटाने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब भी किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर जो है टेंडर आएगा, लोग अप्लाई करेंगे और जो भी सही होगा उसको यहाँ पर मिल जाता है। बायर्स इंक्लूड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर बायर कौन होते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये सब बायर्स होते हैं। एंड सेलर में कौन हो गए? मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सब के सब कौन हो गए? सेलर हो गए। तो जेम प्रोवाइड डायरेक्ट मार्केट लिंकेज टू ओवर 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स। तो 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स हैं जो सीधे सीधे यहाँ जेम पोर्टल पर आकर जो है गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑन द जेम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 1.5 लाख गवर्नमेंट बायर्स वहां पर होंगे जिनको आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जेम इज कंप्लीटली पेपरलेस, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जो है आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क काम करने की जरूरत नहीं है या फिर कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सारा कुछ काम ऑनलाइन हो जाता है। जेम गिफ्ट परचेज प्रेफरेंस टू एमएससीज, स्टार्टअप, वुमेन एंड एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर। तो जेम पोर्टल पर खासकर इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वुमेन एंटरप्राइजेस हैं, एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट, ये क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहां पर बायर कौन है? गवर्नमेंट है। सेलर कौन है? यहाँ पर सेलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि अपना प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल करती हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? B2B, G2G, B2C और G2C। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक ई मार्केट प्लेस हो गया जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है या फिर इसको बिजनेस टू गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a function of filing system in office? तो फाइलिंग सिस्टम, ऑफिस में फाइलिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है जो चार ऑप्शन दिए? पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस, पूर्व निर्धारित आधार पर दस्तावेजों का वर्गीकरण। सेकंड है फाइलिंग ऑफ लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एक्शन टेकन इन कार्डबोर्ड फाइल कवर और फोल्डर, कार्डबोर्ड फाइल कवर या फोल्डर में की गई कार्रवाई के बाद पत्रों और अन्य दस्तावेजों को दाखिल करना। तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ फाइल कवर्स और फोल्डर इन कैबिनेट्स फिटेड विद ड्रॉअर्स, दराजों से सुसज्जित अलमारियों में फाइल कवर या फोल्डर को संरक्षण। या फिर चौथा है डिस्पोजल और डिस्कार्ड ऑफ ओल्ड पेपर एंड रिकॉर्ड व्हेन दे आर यूजफुल, उपयोगी होने पर पुराने कागजों और अभिलेखों का निपटान और त्याग। तो फाइलिंग सिस्टम का मेन फंक्शन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। क्लियर? तो देखिए फाइलिंग सिस्टम होता क्या है? फाइलिंग सिस्टम यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है हार्ड कॉपीज में है उनको सही तरीके से सेट करके रखना, रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। ऑफिस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे जो है वहां पर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उन सब चीजों को सही तरीके से अरेंज करके रखना फाइलिंग सिस्टम में आता है। ए फाइलिंग सिस्टम इज अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल। तो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए कि जब भी जिसकी जरूरत पड़े आसानी से मिल जाए और सेफली जो है डॉक्यूमेंट्स रखे हो, तो उसको हम फाइलिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर? चाहे आप ऑफिस में जो है कंप्यूटर में रख रहे हो, चाहे ऑफिस में जो भी प्लेस बना हुआ है, अलमीरा है, दराज है, वहां पर जो है उसको आप रख रहे हो। इट इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज इजिली एक्सेसिबल एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर फाइलिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइल्स हैं, वो सही तरीके से रखे गए हैं, जैसे कि जब भी उनको एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो वो आसानी से जो है एक्सेस किया जा सके और वो प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। क्लियर? जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 5 साल 7 साल का रिकॉर्ड मांग सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको 5 7 साल का डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और जब भी जिस भी ईयर का डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा उस ईयर का जो है आप वहाँ पर फाइल दे पा रहे हैं, तो ये इसके लिए फाइलिंग सिस्टम होना जरूरी है। आप देखते भी होंगे कि जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, कॉलेज में, स्कूल्स में हर बच्चे का हर ईयर का फीस का रजिस्टर अलग बनता है, अटेंडेंस रजिस्टर अलग बनता है। इसी तरीके से ऑफिस में होता है कि वहाँ पर अकाउंटिंग का रजिस्टर है, फाइनेंस का रजिस्टर है, अटेंडेंस का रजिस्टर है, कितना जीएसटी आया है उसका रजिस्टर है। तो अलग अलग टाइप की जो है वहाँ पर डिफरेंट फाइलिंग जो है वहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 क्या कहता है कि डिस्पोजल एंड डिस्कार्ड ऑफ ओल्ड पेपर एंड रिकॉर्ड व्हेन दे आर यूजफुल, उपयोगी होने पर पुराने कागजों और अभिलेखों का निपटान और त्याग।
ये गलत है। फाइलिंग सिस्टम में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उपयोगी है तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको निपटाने या फिर उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हो। क्लियर? यूजफुल है तो आपको उसको बचाकर संभाल कर रखना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन, ये फंक्शन नहीं है फाइलिंग सिस्टम का, ये फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट दी गई हैं। पहला जो कार्यालय का प्रकार है यानी कि टाइप ऑफ ऑफिस है, दूसरा है सूची का कार्य यानी कि जो ऑफिस है वो उसका क्या काम है, वो आपको जो है लिस्ट 2 में दिया गया है। ऑफिस का नाम लिस्ट 1 में दिया गया है, ऑफिस का क्या काम है वो लिस्ट 2 में दिया गया है, दोनों को मैच करना है। तो आप यहाँ देखिए लिस्ट 1 देखें तो यहाँ पर मिडिल ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन, वर्चुअल ऑफिस और बैक ऑफिस, ये 4 टाइप के ऑफिस बताए गए हैं और सामने लिस्ट 2 में काम बताया गया है। तो कौन से ऑफिस का कौन सा काम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले है द मिडिल ऑफिस। देखिए मिडिल ऑफिस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मिडिल ऑफिस क्या है कि बीच का ऑफिस है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिवीजन ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट का जो ऑपरेशन डिवीजन होता है उसका पार्ट होता है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस क्या है कि भाई फ्रंट ऑफिस क्या हो गया जहाँ पर कस्टमर आता है, मिडिल ऑफिस जहाँ पर जो कस्टमर ने डिमांड किया होगा वो पूरा चीज़ तैयार हो रहा है, यानी कि ऑपरेशन डिवीजन का हो गया, तो मिडिल ऑफिस। बी है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑफिस में जो वर्क है वो ऑटोमेटेड है, जिससे कि पेपर की रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम हो रही है और बिजनेस ऑपरेशन भी स्पीड हो रहा है। कस्टमर ने वहाँ पर ऑनलाइन जो है डिमांड किया, वहाँ पर आप सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँच रहा है। तो इसी दिस इज कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। तो ये क्या है? इट इज़ एम टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड अप बिजनेस ऑपरेशन। तो जैसे कि कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उसको आपने ऑनलाइन ही पेमेंट रिसीप्ट भेज दिया, ऑनलाइन ही जो है वहाँ पर उसको डिलीवरी का पूरा डिटेल मिल जा रहा है, तो इसी को ऑनलाइन ही फीडबैक देने का चीज़ें मिल जा रही है और स्पीड ही है, तुरंत के तुरंत वहाँ पेमेंट किया, वहाँ तुरंत रिसिप्ट आ गया। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऑप्शन जो लिस्ट 1 का बी है ऑफिस ऑटोमेशन, उसका मतलब क्या हो गया? इट एम्स टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड अप बिजनेस ऑपरेशन। सी है वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? आभासी कार्यालय, यानी कि फिजिकली यहाँ पर ऑफिस नहीं होता है लेकिन ऑफिस वाला फीलिंग आता है। तो जो सी है वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या हो गया? ऑफिस विदाउट फिजिकल स्पेस एंड फैसिलिटीज। यहाँ पर आपको फिजिकली कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, छूने को नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर ऑफिस वाला सिस्टम होता है, तो वर्चुअल ऑफिस उसको कहते हैं। वहीं पर डी क्या हो गया? बैक ऑफिस। बैक ऑफिस क्या हो गया कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होता है, जहाँ पर कस्टमर जो है उस चीज़ को नहीं देख पाता है लेकिन एक्चुअली में कस्टमर के लिए वहाँ पर काम हो रहा होता है, तो उसको कहते हैं बैक ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। जैसे कॉलेज में जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वो एक तरीके का बैक ऑफिस है, वहाँ पर आपसे रिलेटेड काम हो रहे होते हैं लेकिन आपका मेन काम क्या होता है? टीचिंग। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका मेन काम है, वो फ्रंट ऑफिस हो गया। बैक ऑफिस जो रजिस्टर ऑफिस है जहाँ पर आपका एडमिशन की फॉर्मेलिटी होती है, एग्जामिनेशन वाली सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी फॉर्मेलिटी होती है, स्कॉलरशिप की फॉर्मेलिटी होती है, वो बैक ऑफिस का काम हो जाता है। क्लियर? तो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के हिसाब से है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है? जो लिस्ट 1 का ए है वो लिस्ट 2 के 3 से मैच करेगा, लिस्ट 1 का बी ऑफिस ऑटोमेशन वो लिस्ट 2 के 4 से मैच करेगा, लिस्ट 1 का सी जो है वो लिस्ट 2 के 2 से मैच करेगा और लिस्ट 1 का जो डी है बैक ऑफिस वो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट दिया गया है, आपको जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर ISLM मॉडल जो है आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस मॉडल से रिलेटेड यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी दी गई है और सामने जो है लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो देखिए ISLM मॉडल होता क्या है? ISLM मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। ISLM इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, ये जो है एक मॉडल होता है जो कि केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, जो कि शो करता है कि किस तरीके से मार्केट फॉर इकोनॉमिक गुड इंटरेक्ट विद द लोनेबल फंड्स मार्केट और मनी मार्केट। किस तरीके से जो है इकोनॉमिक गुड्स का मार्केट जो है वो लोनेबल फंड्स मार्केट या फिर मनी मार्केट से इंटरेक्ट करता है। तो उस चीज को शो करने के लिए केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो है ISLM मॉडल दिया गया था। तो इस मॉडल में देखेंगे तो दो कर्व है, एक IS कर्व होता है और एक LM कर्व होता है। इसका यूज करता है। IS कर्व क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। IS का कर्व का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट लेवल व्हेयर टोटल स्पेंडिंग इक्वल टोटल इनकम।
क्लियर। ये क्या रिलेशनशिप को शो करता है, इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट लेवल के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, जहां पर स्पेंडिंग जो है वो टोटल इनकम के इक्वल होती है। आईएस कर्व सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट लेवल वेयर गुड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट जहां पर इक्विलिब्रियम होता है उस पॉइंट पर जो है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट लेवल के रिलेशनशिप को शो करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है तो उस वक्त क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हायर होता है, which translate into more total output GDP। भाई बट ऑब्वियस होता है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जीडीपी ग्रोथ करेगी, इसलिए आईएस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टू द राइट। गुड्स मार्केट का मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं, गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब डिमांड जो है वो सप्लाई के और प्रोडक्शन के इक्वल होती है, तो उसको हम गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम कहते हैं। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, when the interest rate at which the quantity of money demanded equals the quantity of money supplied। ऐसा इंटरेस्ट रेट जब मनी जो है जितना मनी डिमांड किया जा रहा है वो इक्वल हो जाता है जितना मनी सप्लाई आ रहा है, तो उसको मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड और सप्लाई वो इक्वल होगी, तो उसको हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से एलएम कर्व है, एलएम यानी कि लिक्विडिटी मनी कर्व। ये क्या है, इट इज अ ग्राफ दैट शोज द इक्विलिब्रियम ऑफ मनी मार्केट। एलएम कर्व मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है और आईएस कर्व ये किसको शो करता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है। ये टर्म याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इट प्लॉट्स द पॉइंट वेयर द मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड आर इक्वल फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट और इनकम पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है मनी सप्लाई और मनी डिमांड का, उसको जो है ये शो करता है। क्लियर। वहीं पर एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द आईएस एंड एलएम कर्व, यानी कि जो आईएस कर्व है यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है और जो लिक्विडिटी मनी कर्व है वो जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट क्या शो करता है, शोज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो शो करता है व्हेन मनी मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी आर इन बैलेंस। तो ये चार टर्मिनोलॉजी आपको मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ने को मिलेंगे, इसको आपको और डिटेल में पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए लिस्ट 1 में दिया गया है आईएसएलएम मॉडल, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर लिस्ट 2 में आप दूसरा पॉइंट देखिए, कंबाइंस कीनेसियन क्रॉस एंड एलिमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इन दोनों को कंबाइन करें ना, आई एस और एल एम दो चीजों को मिलकर बना है, तो लिस्ट 1 का ए जो है वो लिस्ट 2 के 2 से मैच करेगा। इसी तरीके से लिस्ट 1 का बी है आई एस कर्व। आई एस कर्व क्या हो गया, अभी हमने बताया आई एस कर्व का मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, जो कि गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो ऑप्शन बी का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला वाला, शोज द पॉइंट दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। आईएस कर्व क्या हो गया, शोज द पॉइंट दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। वहीं पर सी है लिस्ट 1 का सी, इंटरसेक्शन ऑफ आईएस एंड एलएम कर्व। तो ये क्या है, तो यहाँ पर लिस्ट 2 का 4 ऑप्शन देखेंगे, शोज द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन बोथ मार्केट फॉर अ गिवन प्राइस लेवल। भाई इंटरसेक्शन हो रहा है आईएस और एलएम, आईएस गुड्स इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, एलएम जो है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो दोनों ही मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, तो सी का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से लिस्ट 1 का डी एलएम कर्व बचा, तो लिस्ट 2 का एक ही बचा है, थर्ड ऑप्शन, शोज द पॉइंट दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो आपको इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आईएस कर्व गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है, एलएम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है, और जब आईएस और एलएम कर्व दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये शोज द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम शो होते हैं, यानी कि बोथ मार्केट में, यानी मनी मार्केट और गुड मार्केट दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम शो होता है। तो इस तरीके से आपको जो इसको याद करके रख लेना है, तो आप आसानी से इसको मैच कर पाएंगे। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।